complete disruption in the normal relationship of two bones forming the joint. दो bones जो कि joint की formation करवा रही हैं उनके दरमियान जो उनका relation है उसमें अगर disruption हो जाती है, complete disruption हो जाती है, उसको हम dislocation बोलते हैं. The direction of dislocation is described by the position of the distal bone. जो नीचे वाली bone होगी, जो distal bone होगी, उसकी position डिस्क्राइब करेगी कि ये कौन सी लोकेशन है, एंटीरियर लोकेशन है, पोस्टीरियर है, मीडियल है या लेटरल है. ठीक है. ओके सर. उसके बाद है पार्शियल डिस्लोकेशन ऑफ द जॉइंट. इसको बोलते हैं सब लक्सेशन. ठीक है. सब लक्सेशन की डेफिनेशन क्या है कि पार्शियल डिस्लोकेशन, इसमें कंप्लीट डिस्लोकेशन नहीं होगी, बोन की थोड़ी सी डिस्लोकेशन होगी अपनी जगह, तो इसको बोलते हैं सब लक्सेशन. डिस्लोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट. अब शोल्डर जॉइंट की डिस्लोकेशन के बारे में बात करते हैं. एंटीरियर डिस्लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी कुछ टाइप्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर. ठीक है. एंटीरियर में क्या है कि हेड ऑफ द ह्यूमरस इज driven forward and lies in front of the glenoid below the coracoid process. ठीक है. जो ह्यूमरस का हेड होगा उसको फॉरवर्ड वाली साइड पे वो डिस्लोकेट होगा. ठीक है. बिलो द कोराकोइड प्रोसेस और इन फ्रंट ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी. ठीक है. जिसके साथ इसने ग्लिनॉइड कैविटी के साथ इसने जॉइंट बनाना होता है. इसके फ्रंट की तरफ अगर जाएगा तो उसको एंटीरियर डिस्लोकेशन बोलते हैं. रिजल्ट फ्रॉम फोर्स्ड अबडक्शन एंड एक्सटर्नल. ठीक है. फोर्सली जो आर्म है उसको अबडक्ट किया जाए और एक्सटर्नली रोटेट किया जाए, यानी कि बाहर की तरफ को अगर आर्म को रोटेट किया जाए और उसके अलावा एबडक्शन की जाए तो उससे कौन सी डिस्लोकेशन हो सकती है? एंटीरियर डिस्लोकेशन. एंटीरियर डिस्लोकेशन. डैमेज टू द ग्लिनॉइड लेटरम. इसके इर्द जो कैप्सूल होता है, ठीक है ना, इस जॉइंट के इर्द वो कैप्सूल डैमेज हो जाता है एंटीरियर डिस्लोकेशन के. उसके बाद है पोस्टीरियर डिस्लोकेशन. हेड ऑफ द ह्यूमरस इज ड्रिवन बैक एंड लाइज बिहाइंड द ग्लिनॉइड. जो ह्यूमरस का हेड होगा अगर वो ग्लिनॉइड कैविटी के बैक साइड पे चला जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर डिस्लोकेशन. उसके नाम से और उसके पोजीशन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एंटीरियर डिस्लोकेशन क्या होगी, पोस्टीरियर क्या होगी. रिजल्ट फ्रॉम फोर्स्ड अबडक्शन. इसमें भी अबडक्शन होगी एंड इंटरनल रोटेशन. एंड और इंटरनल रोटेशन, उसमें कौन सी है? एक्सटर्नल रोटेशन हो तो एंटीरियर डिस्लोकेशन होगी, अगर इंटरनल डिस्लोकेशन हो, इंटरनल रोटेशन हो तो उसकी वजह से पोस्टीरियर डिस्लोकेशन. इसका भी ट्रीटमेंट क्या है? डिस्लोकेशन शुड बी रिड्यूस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके इस डिस्लोकेशन को रिड्यूस करना चाहिए. द मेथड्स आर कैरिड आउट अंडर आईवी सेडेटिव और जनरल एनेस्थीसिया. ठीक है. ये वाली जो रिडक्शन है ये अच्छी खासी पेनफुल होती है, तो पेन से पेशेंट जो है वो अच्छा खासा एजिटेटेड होगा, तो उससे बचने के लिए पेशेंट को आईवी सेडेटिव दिए जाते हैं. ठीक है. पेशेंट को सेडेट किया जाता है और उसको जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है. ठीक है. इसके जो रिडक्शन के मेथड्स हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि कोचेस मेथड. इसमें क्या होगा? फ्रैक्शन होगा जो कि स्टेप ए में बताया गया है. उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल रोटेशन स्टेप बी में बताया गया है. एडक्शन, आर्म की एडक्शन करवाएंगे, स्टेप सी में बताया गया है. इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म ये स्टेप डी में बताया गया है. ये कौन सा है? कोचेस मेथड. उसके बाद है हिपोक्रेटिक मेथड. हिपोक्रेटिक मेथड में क्या करते हैं ये उधर डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद है हैंगिंग आर्म ग्रेविटेशनल मेथड. ये भी उधर मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. मेथड के नाम होने चाहिए, कैसे किए जाते हैं ये आपको पता. ओके सर. उसके बाद है डिस्लोकेशन ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. एक्रोमियम प्रोसेस जो कि ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस. ठीक है. और ये है क्लेविकल बोन. इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. ठीक है. इसके दरमियान आप डिस्लोकेशन की बात करते हैं. द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इज यूजुअली इंजर्ड बाय डायरेक्ट फॉल ऑन टू द पॉइंट ऑफ द शोल्डर. ठीक है. अगर पेशेंट फॉल करे इस एरिया में, ठीक है, ये वाला एरिया उसका जमीन के ऊपर सबसे पहले लगे तो उसकी वजह से एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की डिस्लोकेशन हो सकती है. द शोल्डर ब्लेड इज फोर्स्ड डाउनवर्ड एंड क्लेविकल और कॉलर बोन
क्लेविकल को पोलर बॉन्ड कहा जाता है, अपीयर्स प्रोमिनेंट, और जो क्लेविकल होगी वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, यानी कि स्किन के ऊपर उसको फील किया जा सकता है। ये देखें, ये स्किन की एक लाइन आ रही है, ठीक है, और इस जगह पे बोन डिस्लोकेट हुई है, उस जगह पे लिटिल बिट एलिवेशन आपको नजर आ रही है। वो एलिवेशन किसकी वजह से? क्लेविकल जब डिस्लोकेट होगी, डिस्लोकेट होने के बाद वो स्किन की तरफ अब आप ऊपर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन के ऊपर एलिवेशन है, ठीक है। जो शोल्डर ब्लेड होगा वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, और जो क्लेविकल होगी वो अपवर्ड मूव कर जाएगी। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अभी इसकी रॉकवुड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक्रोमियो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट टाइप 1 है, टाइप 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये नॉर्मल एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बताएगा। ये वाला कौन सा है? ह्यूमरस जॉइंट, ठीक है। ह्यूमरस जो कैपिला के साथ मिलकर जॉइंट बना हुआ है। ये कौन सा क्लिनोइड कैविटी है? ये हेड्रोकल ह्यूमरस है, ठीक है। ये एक्रोमियम प्रोसेस है। ये वाली क्लेविकल है, ठीक है। इनके दरमियान में जो जॉइंट है उसे बोलते हैं एक्रोमियम क्लेविकल। पहले में जो टाइप 1 है इसमें जस्ट स्ट्रेन होगी, ठीक है, सबडक्सेशन होगी थोड़ी, इसमें जो जॉइंट होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद सेकंड में क्या होगा? एक्रोमियम क्लेविकुलर लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल डिस्टर्ब बट कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट इंटैक्ट। इसमें ये वाला जो एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट होगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट है ये इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकुलर बोन के दरमियान में एक लिगामेंट है, ठीक है, जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल के दरमियान में एक लिगामेंट है जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखेगा, वो इसमें इंटैक्ट होता है टाइप 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा? पूरा क्लेविकुलर लिगामेंट डिस्टर्ब, यानी कि इसमें एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा और जो पूरा को क्लेविकुलर लिगामेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। उसके बाद है टाइप 4, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट डिस्लोकेटेड एंड क्लेविकल डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली। इसमें क्या होगा? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो होगा वो डिस्प्लेस्ड होगा, डिस्लोकेट होगा, ठीक है, और जो क्लेविकल होगी वो बैकवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है। स्कैपुला थोड़ा फॉरवर्ड हो जाएगा और जो क्लेविकल होगी थोड़ा बैकवर्ड मूव कर जाएगी। उसके बाद है टाइप 5, acromion clavicular joint is located and extreme superior elevation of the clavicle। इसमें क्या होगा? acromion clavicular joint भी डिस्टर्ब होगा, पूरा को क्लेविकुलर जो लिगामेंट है वो भी डिस्टर्ब होगा, और जो क्लेविकुलर बोन होगी वो एक्सट्रीमली अपवर्ड डिस्लोकेट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्किन के ऊपर उसकी एलिवेशन नजर आएगी, स्किन को उसने ऊपर की तरफ उठाया हुआ होगा। क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो बोन है वो डिस्लोकेट है। टाइप 6 में क्या है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट डिस्लोकेशन विद क्लेविकल डिस्प्लेस्ड इंफीरियर टू एक्रोमियन एंड कोराकोइड प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि क्लेविकुलर जो बोन है वो डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेस होने के बाद एक्रोमियम प्रोसेस के नीचे आ जाएगी, ठीक है, वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये टाइप 6 है। यहाँ तक इसको कोई कंफ्यूजन है? समझ आइए? यस सर। Yes, sir. Sprain, wrench or twist the ligament of an ankle, wrist or other joint, ठीक है। किसी भी जॉइंट या लिगामेंट की जब ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से, वायलेंट फोर्स की वजह से क्या होता है कि उसमें टियर आ जाते हैं, ठीक है, सो एज टू कॉज पेन एंड स्वेलिंग बट नॉट डिस्लोकेशन। जब उसमें टियर आएगा, टियर की वजह से उस जगह पे स्वेलिंग होगी और वो सीवियर पेन करेगा, लेकिन उससे क्या होगा? डिस्लोकेशन नहीं होगी, जस्ट उसमें टियर आया है, ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल इंटैक्ट है, तो उसको बोलते हैं स्प्रेन। ओके सर। उसके बाद है डिस्लोकेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। एल्बो dislocations are
द सेकंड मोस्ट कॉमन डिस्लोकेशन इन अडल्ट्स, मोस्ट कॉमन कौन सी है? शोल्डर जॉइंट की एंटीरियर shoulder, डिस्लोकेशन मोस्ट कॉमन है। सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी? एल्बो डिस्लोकेशन आर द elbow, सेकंड मोस्ट कॉमन डिस्लोकेशन इन अडल्ट्स बिहाइंड shoulder dislocation. The elbow is a very stable joint and so it requires a lot of force to dislocate. ये एक बहुत स्टेबल जॉइंट है, ठीक है। इसको डिसलोकेट करवाने के लिए अच्छी खासी फोर्सफुल इंजरी चाहिए। पोस्टीरियर और पोस्टीरियर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अल्ना रिलेटिव टू डिस्टल ह्यूमरस इज द मोस्ट कॉमन सिंपल डिसलोकेशन। इसमें क्या हो सकता है? पोस्टीरियर या पोस्टीरियर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है अल्ना की। ये वाला जो ओलिटोरन प्रोसेस है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है पोस्टीरियर या पोस्टीरियर लेटरल, क्योंकि relative to the distal humerus is most common. उसके बाद है symptoms, extreme pain होगा, पेन होने की वजह से पेशेंट जो होगा उसको मूव नहीं करेगा अपने लिम्ब को, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? इमोबिलिटी हो जाएगी, ऑब्वियस डिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। जिस वक्त बोन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वजह से उस जगह पे आपको डिफॉर्मिटी नजर आएगी। मोर सो इन कंप्लीट डिस्लोकेशन, अगर तो पार्शियल डिस्लोकेशन है उसमें डिफॉर्मिटी कम होगी, अगर कंप्लीट डिस्लोकेशन है उसमें आपको जो डिफॉर्मिटी है वो ज़्यादा नजर आएगी। उसके अलावा जिस वक्त डिस्लोकेशन होगी, डिस्लोकेशन की वजह से उस जगह पे वस्कुलर इंजरी हो सकती है, ठीक है। माइनर वेसल्स की इंजरी हो सकती है। जब माइनर वेसल्स की इंजरी होगी तो उस जगह पे ब्रूज बनेंगे, ठीक है। अंडर द स्किन जो ब्लड होगा वो इकट्ठा होगा, ब्लड के इकट्ठा होने की वजह से उस जगह पे ब्रूज बन जाएंगे। उसके अलावा पेन की वजह से उस जगह पे स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग के साइंस आप लोगों को अगर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो आप लोग पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। उसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। जिस वक्त जो जॉइंट होगा वो डिसलोकेट होगा तो अपना जो उसका नॉर्मल फंक्शन होगा वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरो एंड अल्नर जॉइंट, इस जगह पे अल्नर की डिसलोकेशन हुई है। डिसलोकेशन ऑफ द रेडियस एंड अल्नर, ठीक है। इसमें क्या है कि रेडियस का जो हेड होता है वो अल्ना के ऊपर मूव करता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में आप डिसलोकेशन, इन दोनों के दरमियान में लिगामेंट होता है जो इन दोनों को आपस में बाइंड कर सकता है। डिसलोकेशन के दरमियान वो लिगामेंट टियर हो जाएगा, ठीक है। टियर होने की वजह से जो रेडियस होगा वो आगे बढ़ेगा। है क्लियर? yes sir, इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल ट्रीटमेंट जो है जिससे हम क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं। फर्म ट्रैक्शन विद द मॉडरेट फ्लेक्शन, जो आर्म होगा वो मॉडरेटली फ्लेक्स होगा, ठीक है। उसकी हमने ट्रैक्शन करनी है मॉडरेट फ्लेक्शन की, ठीक है। फर्म प्रेशर ऑन द ओलिफ्रेनिंग प्रोसेस, यानी कि इसके लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक जो ट्रैक्शन कर रहा है, दूसरा जो उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। काउंटर ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, क्या करना है कि ओलिफ्रेनिंग प्रोसेस को प्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, ठीक है। यहाँ से प्रेशर देख रखना है और दूसरी तरफ से काउंटर ट्रैक्शन। सिंपल traction, एल्बो डिस्लोकेशंस आर ट्रीटेड बाय कीपिंग द एल्बो इमोबाइल इन अ स्प्रिंट। जो सिंपल डिस्लोकेशन होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि एल्बो को हमने इमोबाइल करना है इन आ स्प्रिंट और स्विंग फॉर 1 to 3 वीक्स, यानी कि 1 से 3 वीक के लिए उसको मोबाइल करेंगे, फॉलोड बाय अर्ली मोशन एक्सरसाइज। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको मूव करना और एक्सरसाइज करना। इफ द एल्बो इज केप्ट इमोबाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम द एबिलिटी टू मूव द एल्बो फुल्ली मे बी अफेक्टेड, यानी कि अगर एल्बो जॉइंट को लंबे अरसे तक पेन, क्योंकि पेशेंट को पेन होगी जिस वक्त डिसलोकेटेड एल्बो मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब वो मूव करने की कोशिश करेगा पेशेंट को पेन होगी और पेशेंट कोशिश करेगा कि एल्बो को मूव ना करे, ठीक है। तो yes उस sir, वजह से अगर वो लंबे अरसे तक अपनी एल्बो को मूव नहीं करेगा तो उसके जो एल्बो की रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। वो ये जो जॉइंट है ये स्टिफ हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो मोशन है, जो इसका जितना ये मूव कर सकता है उसकी जो मोशन की रेंज है वो कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद है डिस्लोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। अ ट्रॉमेटिक हिप डिस्लोकेशन इज व्हेन द बॉल ऑफ द हिप जॉइंट इज पुश्ड आउट ऑफ द सॉकेट, ठीक है। अगर अच्छी खासी फोर्स के साथ इंजरी हो तो जो ट्यूमर का हेड है वो अपने बॉल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज yes, इंजरी मोस्ट कॉमनली occur during an ortho collision or
हाई इम्पैक्ट फॉल, ठीक है। जो ऑटो कोलिजन है, ऑटोमोबाइल होती है फॉर एग्जांपल, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से जो इंजरी होगी उसको बोलते हैं ऑटो कोलिजन। और हाई इम्पैक्ट फॉल, और नीचे गिरा है यानी कि स्ट्रेट टांग उसकी हो तो उसी तरह वो नीचे गिरा है। वर्क प्लेस और स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, वर्क प्लेस इंजरी हो सकती है, स्पेशली दोज दैट आल्सो रिजल्ट इन अ ब्रोकन लेग और पेल्विस, यानी कि इतनी इंजरी सीवियर होगी कि उससे जो लेग है उसके फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है, या पेल्विस के फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है, यानी कि अच्छी खासी अग्रेसिव इंजरी की वजह से ये वाला जो जॉइंट है इसकी डिस्लोकेशन हो सकती है। हिप डिस्लोकेशन occur when the femur slips out the pelvis in the hip socket. Great force typically causes this injury, but it can result from an innocent activity such as tying a shoe if a person has had hip replacement surgery, ठीक है। अगर तो नॉर्मल हिप जॉइंट है तो उसमें अच्छी खासी फोर्स की जरूरत होगी। अगर पेशेंट ऑलरेडी हिप डिस्प्लेसमेंट की सर्जरी करवा चुका है, उसके अंदर एक माइनर सा जो ट्रॉमा है वो भी उसकी हिप डिस्लोकेशन करवा सकता है, हिप जॉइंट डिस्लोकेशन करवा सकता है, ठीक है। हिप जॉइंट डिस्लोकेशन के साइंस क्या होंगे? पेन होगी, इनएबिलिटी टू मूव दिस लेग, शॉर्टनेस ऑफ लेग हो सकती है, यानी कि जो लेग है वो शॉर्ट हो सकती है। उसके अलावा नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है, क्लिकिंग साउंड ऑफ द हिप जॉइंट हो सकती है, यानी कि वो बोन आपस में जब टकराएगी तो उसकी वजह से क्लिकिंग साउंड आएगी। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं? कॉमन क्लोज रिडक्शन मेथड इंक्लूड, यानी कि जो क्लोज रिडक्शन जो हिप जॉइंट की करते हैं, हिप जॉइंट डिस्लोकेशन, इसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ, जस्ट डिस्लोकेट हुआ, ठीक है। तो क्लोज रिडक्शन में हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं? एलिस मेथड यूज कर सकते हैं और स्टिम्सन्स मेथड फॉर हिप जॉइंट डिस्लोकेशन यूज कर सकते हैं। अपर लिम्ब के लिए और है, ये लोअर लिम्ब के लिए स्टिम्सन्स मेथड फॉर हिप जॉइंट डिस्लोकेशन, ठीक है। टॉर्निक्यो 5 स्टिम्सन मेथड। Ellis method में क्या होगा? The Ellis maneuver, the most widely performed method, involves having an assistant by definitely दोनों साइड पे एक assistant चाहिए, stabilize the anterior superior iliac spine while the patient is strong, ठीक है। पेशेंट को सीधे लिटा देना है स्पाइन पोजीशन में, ठीक है, और उसके सुपीरियर iliac स्पाइन जो है, anterior superior iliac spine, ये वाला जो इसका पोर्शन होगा, इसी वक्त पे जो हिप बोन होगी उसके पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर iliac spine। इसको फिक्स करना है, ठीक है। फर्स्ट द नी ऑफ द अफेक्टेड साइड इज फ्लेक्स्ड, ये वाला जो नी है इसको फ्लेक्स करना है, ठीक है। फ्लेक्स करने के बाद करना है एंड देन हिप इज फ्लेक्स्ड, उसके बाद ये वाला जो जॉइंट है इसकी फ्लेक्शन स्टार्ट कर दी है। पहले नी को फ्लेक्स किया है, अब इसको इस तरफ पे मूव करेंगे तो हिप जॉइंट की फ्लेक्शन होगी, ठीक है। विद ट्रैक्शन बीइंग प्लेस्ड बिलो द नी, अब क्या करना है कि बिलो द नी ये वाला इसी पे उसकी जो ट्रैक्शन है करेंगे, यहाँ से ऊपर को उठाएंगे। ये देखिए फोर्स किस साइड को लगानी है वो आपको नजर आ रहा है, जो एरो है वो अबव है, ठीक है, नीचे से पत्ते के ऊपर की तरफ खींचना है। पहले नी जॉइंट की फ्लेक्शन करवानी है, उसके बाद हिप जॉइंट की फ्लेक्शन करवानी है, हिप जॉइंट की फ्लेक्शन करवाने के बाद सबसे पहले ये वाला जो एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन है उसको फिक्स करना है और आप उसकी अपवर्ड पुलिंग करनी है, ठीक है। ये है एलिस मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ नी जॉइंट डिस्लोकेशन, सॉरी हिप जॉइंट डिस्लोकेशन। उसके Hip बाद joint dislocation. The Stimson's maneuver places the patient in the prone position, इसमें patient को prone position में बताएंगे, and is least traumatic of close reduction method, और इसमें जो trauma के chances होते हैं वो सबसे कम होते हैं इस वाले method। And assistant provides pressure on the patient's lower back, एक जो assistant होगा वो patient की lower back के ऊपर pressure apply करेगा, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी, उस पेशेंट को स्टेबल करने के लिए लोअर बैक के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, व्हाइल द इंजर्ड लेग इज अलाउड टू हैंग फ्रॉम द साइड ऑफ द बैक विद द नी एंड हिप फुल्ली फ्लेक्स, यानी कि नी को पहले ये नी को फ्लेक्स करेंगे और हिप को भी फुल्ली फ्लेक्स करेंगे और उसको हैंग करवाएंगे। हैंग से वो जो डिस्लोकेशन होगी वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। ऊपर से हमने क्या किया, उसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा प्रेशर दिया ताकि जो हिप जॉइंट है वो मूव ना करे। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. बट Yes, sir. भी बता दिया है और आपको पिक्चर भी बता दी है। अगर मज़ीद आप लोगों को समझ ना आए तो यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। आप लोगों के लिए कोई जो अच्छा एक ट्यूटोरियल है, वीडियो ट्यूटोरियल है, वो भी डाउनलोड करके ले आऊँगा और आपको इधर दिखाऊँगा, ठीक है? Okay, sir. इसके बाद है डिसलोकेशन ऑफ द नी जॉइंट। नी जॉइंट की डिसलोकेशन के बारे में बात करते हैं। आर नी dislocation is a knee injury in which there is a complete disruption of the joint between the tibia and femur। इसमें क्या होगा कि टिबिया और फीमर के दरमियान जो जॉइंट है उसकी डिस्ट्रक्शन होगी। सिम्टम्स इंक्लूड नी पेन एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट। इसमें क्या होगा, नी पेन होगी और जो नी जॉइंट है वो अनस्टेबल होगी। एक्सट्रीम पेन और स्वेलिंग आफ्टर अ सीरियस इंजरी। यानी कि किसी इंजरी की वजह से डिस्लोकेशन होती है। जब इंजरी की वजह से डिस्लोकेशन होगी तो उस जगह पे सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होगा। सॉफ्ट टिश्यू डैमेज की वजह से एक्सट्रीम पेन होगा और उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग भी होगा, डिफॉर्मिटी ऑफ द नी जॉइंट। और उसके अलावा जो नी जॉइंट है, नॉर्मल नी जॉइंट देखें और ये डिफॉर्म्ड नी जॉइंट देखें, इनके अंदर आपको देखने में क्या चीज़ नजर आ रही है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिटी, ठीक है? डिफॉर्मिटी ऑफ द नी जॉइंट आपको जो नी जॉइंट होगा वो डिफॉर्म नजर आएगा। उसकी जो नॉर्मल फॉर्मेशन होगी वो नजर नहीं आएगी, अब नॉर्मल शेप होगी। नम्बनेस इन द फुट, जो फुट होगा वो नम होगा क्योंकि जो नर्व्स हैं वो इरिटेट होने की वजह से उसके अंदर नमनेस आएगी। नो पल्सेस इन द फुट, और फीट के अंदर आप वो मे भी पल्सेस ना फील। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। रिडक्शन जॉइंट एस्पिरेशन, इसको रिड्यूस करेंगे यानी कि उसको अपनी जगह पे लेके आएंगे। उसके बाद यानी कि ये इसके स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स जो मैं सबसे पहले उसको अपनी जगह पे लेके आएंगे तो उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है? उसके बाद जॉइंट एस्पिरेशन, अगर जॉइंट के दरमियान ब्लड वगैरह इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो साइनोवियल कैविटी के दरमियान जो ब्लड वगैरह इकट्ठा हो गया उसको हम एस्पिरेट करके बाहर निकालेंगे, ठीक है? उसे बोलते हैं जॉइंट एस्पिरेशन। उसके बाद इमोबिलाइजेशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जॉइंट को इमोबाइल कर देंगे ताकि अगर जॉइंट दोबारा मूव होगा तो उसकी वजह से एक तो पेशेंट को पेन होगी और दूसरा जो स्वेलिंग है तो इंक्रीज हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी इंजर्ड है। अगर इंजर्ड एरिया को आप मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उस जगह की इरिटेशन से स्वेलिंग होगी और पेन इंक्रीज होगी। उसके अलावा क्रैचेस यानी कि उसके लिए भी सबसे यूज की जा सकती है, यानी कि जब तक पेशेंट अपने उस इंजर्ड नी के साथ वॉक नहीं करना स्टार्ट करता उस टाइम तक वो डिसॉप्शन की मदद से मूव करेगा, ठीक है? सर्जरी ऑन द जॉइंट कैप्सूल एंड द लिगामेंट, this involves tightening or replacing parts of the capsule and ligament that stabilize the knee cap on the inner side of the knee, particularly including the medial patellofemoral ligament। इसके लिए हम सर्जरी भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी इंजरी हुई है, ठीक है? अगर इंजरी के दरमियान जो नी कैप्सूल है वो डैमेज हो गया है तो हम नी कैप्सूल को रिपेयर करेंगे, ठीक है? तो इसके लिगामेंट्स हैं, अगर वो डैमेज हो गया तो हम उनको रिपेयर करेंगे, स्पेशली जो मीडियल फेमोरल लिगामेंट है, ठीक है? समझ आ रही है? Yes, sir. उसके बाद है क्लासिफिकेशन of knee dislocation or dislocated knee, यानी कि knee joint dislocation की classification based on the direction of the tibia displacement, tibia की displacement किस side को हुई है। The knee dislocation or dislocated knee can be categorized as follows, यानी कि tibia की direction of displacement की basis पे आपके knee joint dislocation को क्लासिफाई किया गया। Anterior knee dislocation और dislocated knee, यानी कि एंटीरियर नी डिस्लोकेशन में क्या होगा, दिस इज कॉमन टाइप ऑफ डिस्लोकेशन, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, 30 to 50% होती है एंटीरियर डिस्लोकेशन, ठीक है? एंटीरियर नी डिस्लोकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम हाइपर एक्सटेंशन, ये हाइपर एक्सटेंशन की वजह से होती है।
एक्सटेंशन का पता है ना, जब हम टांग को सीधा करते हैं उसको एक्सटेंशन कहते हैं, जब हम टांग को इकट्ठा करते हैं उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। ये हाइपर एक्सटेंशन की वजह से ये वाली इंजरी होती है। टियरिंग ऑफ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इसमें क्या होगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होगा वो टियर होगा। ट्रैक्शन गिव राइज टू द arterial injury which is an intimal tear in the jump। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, आर्टीरियल इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आर्टीरियल इंजरी होगी तो अकॉर्डिंगली हम उसे मैनेज करेंगे। पोस्टीरियर नी डिस्लोकेशन और डिस्लोकेटेड नी। अब पोस्टीरियर डिस्लोकेशन में क्या होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप है anterior, सेकंड मोस्ट कॉमन है posterior। owing to a flexed knee to axial load, डैशबोर्ड इंजरी भी इसको बोलते हैं। द रेट ऑफ टियरिंग ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी इज हाई। पोस्टीरियर डिस्लोकेशन के अंदर पोप्लिटियल आर्टरी की जो इंजरी है उसके जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब भी कभी आर्टीरियल इंजरी होती है तो उसकी वजह से पेशेंट जो है हाइपोवोल्मिक शॉक के अंदर जा सकता है। ठीक है, बहुत सीवियर सर्दी ब्लीडिंग हो तो उसके लिए इमीडिएटली जो वुंड होगा उसको ओपन करना पड़ेगा और उस इंजर्ड वेसल को रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, जिस जगह पे भी कभी वेसल की इंजरी होगी उसको इमीडिएटली, यानी ये इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का ABCD करेंगे। ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि अगर पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा रहा है तो 2 वाइड बोर्ड कैनुलास यानी उसकी जो मेजर वेसल्स हैं उनके अंदर लगाएंगे और उसके थ्रू हम उसको फ्लूइड देना स्टार्ट करेंगे। और पॉसिबली अगर ब्लड अरेंज हो सकता है इमरजेंसी के अंदर तो इमरजेंसी में से ब्लड देंगे, क्योंकि ब्लड का जो बदला है वो ब्लड से ही क्रॉस होता है जिसके अंदर अगर ब्लड की कमी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसको इमरजेंसी में ओपन करेंगे। ओपन करके जो भी वेसल इंजर्ड हुई है, जो भी वेसल जिस वेसल की इंजरी हुई है उसको रिपेयर करें। इज दैट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद है लेटरल नी डिस्लोकेशन और डिस्लोकेटेड नी। डिस्लोकेशन ऑफ द नी इज 13%। ठीक है, ओविंग टू वर्गस और वेरिकोस। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इसके अंदर डैमेज हो सकते हैं एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हियर इज यूजुअली इन्वॉल्व। द रेट ऑफ पेरोनियल नर्व इंजरी इज हाई। ठीक है, लेटरल नी डिस्लोकेशन के अंदर पेरोनियल नी इंजरी जो है उसके जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। मीडियल नी डिस्लोकेशन में क्या होगा, वर्गस और वेरिकोस, पोस्टीरियर क्रूशिएट एंड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डिस्ट्रक्शन। ये इनके दोनों में ये हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो आप लोगों ने याद रखना है, एंटीरियर नी डिस्लोकेशन और सेकंड मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर नी डिस्लोकेशन। उसके बाद है रोटेशनल नी डिस्लोकेशन और डिस्लोकेटेड नी। अगर रोटेशन, अगर जो पाँव है वो किसी वजह से जो या लेग है वो किसी वजह से मुड़ जाए, किसी वजह से मुड़ जाए तो उसकी वजह से जो नी डिस्लोकेट होगा उसको रोटेशनल नी डिस्लोकेशन बोलते हैं। पोस्टीरियर लेटरल रोटेशन, posterior lateral rotation dislocation is most common, irreducible, यानी कि इसको रिड्यूस करने के दरमियान जो इंजरी वगैरह सॉफ्ट टिश्यू वो ज़्यादा होता है। अब इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो पहले आता होगा सर्च। ठीक है, अब भी ना हो अगर किसी को कोई